कौटिल्य के अंतर्राज्य संबंधी विचार या अंतर्राज्य संबंधों पर कौटिल्य के दृष्टिकोण या विचारों का अध्ययन इस अंक में करेंगे। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। कौटिल्य के एक राज्य से अन्य राज्यों के संबंधों को अंतर्राज्य संबंध कहते हैं। एक राजनीतिक विचारक के रूप में कौटिल्य का विशेष महत्व यह है कि उसने न केवल राज्य के आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, वरन उसने उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित किए जाने चाहिए। उसने अर्थशास्त्र में विदेश नीति का विशद विवेचन किया है तथा विदेशों में राजदूत और गुप्तचर रखने के विषय पर भी विचार किया है। इस क्षेत्र में कौटिल्य प्लेटो और अरस्तु से निश्चित ही आगे हैं। दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के संबंध में उसने दो सिद्धांतों का विवेचन किया है। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत और अन्य राज्यों के साथ व्यवहार निश्चित करने के लिए 6 लक्षणों वाली साढ़े गुण नीति। अर्थशास्त्र में उपलब्ध परराष्ट्र संबंधों के समस्त विवरण को दो पक्षों में बांटा जा सकता है, अर्थात हम कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधों का अध्ययन दो भागों में करेंगे। पहला, परराष्ट्र संबंधों का नीतिगत या सैद्धांतिक पक्ष, और दूसरा है परराष्ट्र संबंधों का संस्थागत एवं व्यवहारिक पक्ष। तो सबसे पहले परराष्ट्र संबंधों का नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष। इसके अंतर्गत हम राज्य मंडल, साढ़े गुण नीति और नीति के 4 उपाय, इन 3 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राज्य का मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के स्पष्टीकरण के लिए राज्य मंडल सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उसका मत है कि प्रत्येक राजा अपने राज्य के विस्तार की कामना रखता है और इस दृष्टि से वह पड़ोसी राज्य को जीतना चाहता है। अतः दो पड़ोसी राज्य सदैव ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी एवं शत्रु होते हैं। राज्यमंडल का सरल अर्थ है राज्यों का घेरा या समूह। कौटिल्य ने एक राज्यमंडल में कुल 12 राज्यों की कल्पना की है। इस राज्यमंडल के केंद्र में विजुगीसु राजा होता है, जैसा विद्यार्थी चित्र में देख रहे हैं। विजुगीसु राजा वह राजा होता है जो विजय की इच्छा रखता है, अर्थात यह मंडल जो सिद्धांत है ये विजुगीसु को केंद्र में रखते हुए बनाया गया है। इसका सरल अर्थ है कि जो भी राजा स्वयं को विजुगीसु राजा की कोटि में रखता है वह अपने आप को केंद्र मानकर राज्यमंडल की कल्पना कर सकता है। कौटिल्य के अनुसार विजुगीसु राजा की विजय यात्रा में आगे क्रम से अरि, फिर मित्र, फिर अरिमित्र, फिर शत्रु, अरिमित्र के बाद मित्र मित्र और फिर अरिमित्र मित्र नाम के 5 राजा होते हैं। विद्यार्थियां ध्यान देंगे कि विजुगीसु केंद्र में है, तो विजुगीसु राज्य से जिन राज्यों की सीमाएं लगती हैं वो चाहे आगे हों या पीछे हों, आगे वालों को अरि और पीछे वालों पीठ पीछे के शत्रु को पार्षणिग्रह कहा जाता है। सीधा सा अर्थ है कि जिस राज्य से जिस पड़ोसी राज्य की सीमा
जुड़ी होती है, वह कौटिल्य के अनुसार वह उसका शत्रु होगा मंडल सिद्धांत के अनुसार, चाहे वो आगे है या पीछे। अब आगे हम अध्ययन करें कि अरि, जैसे चित्र में विद्यार्थी देखते हैं कि अरि से मित्र, जो आगे का राजा मित्र है उसकी सीमा अरि से लगी हुई है, तो वह अरि का तो शत्रु हुआ और बीजुगिसु का मित्र हुआ, इसलिए वह मित्र है। इसी प्रकार पीछे देखेंगे कि जस्ट पीछे बीजुगिसु के पीछे पार्श्वनिग्रह अर्थात पीठ पीछे का शत्रु है, क्योंकि उसकी सीमा बीजुगिसु से लगी हुई है। लेकिन पार्श्वनिग्रह के आगे आक्रंद होगा, जो पीठ पीछे के शत्रु का तो शत्रु होगा और बीजुगिसु का वह मित्र होगा, इसलिए उसे आक्रंद कहते हैं। इसी प्रकार आगे अरिमित्र अर्थात जो बीजुगिसु का मित्र है उससे जिसकी सीमा लगी हुई है वह मित्र राज्य का शत्रु है, तो वह अरि जो बीजुगिसु का शत्रु है उसका वह मित्र है, इसलिए उसे अरिमित्र बोला जाता है। इसी प्रकार पीछे का जो शत्रु है उसे पार्श्वनिग्रह सहार बोला जाता है। इसी प्रकार यह मंडल सिद्धांत आगे 5 राजा और पीछे 5 राजाओं की स्थापना करता है। इसके अलावा बीजुगिसु राजा राज्य के बगल में मध्यम तथा उदासीन राज्य होते हैं। इस प्रकार यह 12 राजाओं का एक मंडल सिद्धांत होता है। बीजुगिसु राजा विजय की आकांक्षा रखने वाला राज्य, जिसको केंद्र में रखकर इस राज्य मंडल की स्थापना की जाती। अरि राज्य, जैसा मैंने अभी आपको बताया, यह बीजुगिसु का आगे की ओर उसकी सीमा से प्रत्यक्ष लगा हुआ राज्य शत्रु राज्य होता है। ये बीजुगिसु का शत्रु है। मित्र राज्य, यह अरि राज्य का तो शत्रु होता है लेकिन बीजुगिसु का मित्र होता है। अरिमित्र राज्य, यह मित्र राज्य से आगे का राज्य, यह अरि राज्य का मित्र होता है और बीजुगिसु राज्य के मित्र का शत्रु है, इसलिए बीजुगिसु का भी शत्रु होता है। इस प्रकार ये क्रम आगे की ओर और इसी प्रकार का क्रम पीछे की ओर चलता है। उदासीन राज्य या पहला मध्यम राज्य यह बीजुगिसु के बगल में कहीं भी स्थित हो सकता है। इसके निम्न लक्षण है, इसकी सीमाएं बीजुगिसु व अरि राज्य की सीमाओं से लगी होती है। दूसरा, मध्यम राज्य बीजुगिसु व अन्य देशों से शक्तिशाली होता है, अतः यह राज्य बीजुगिसु एवं अरि राज्य की अलग अलग सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यकता पड़ने पर इन दोनों का अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। इसी प्रकार उदासीन राज्य, इसके लक्षण कौटिल्य ने बताए हैं। यह बीजुगिसु अरि व मध्यम राज्यों से दूर स्थित होता है, अर्थात मध्यम राज्य की सीमाएं इन तीनों राज्यों से लगी हुई नहीं होती हैं। दूसरा, सामान्यतः यह राज्य बीजुगिसु अर्थात मध्यम राज्यों की राजनीति के प्रति उदासीन होता है और यह बीजुगिसु अरि व मध्यम राज्य तीनों से शक्तिशाली होता है। किसी भी राज्य मंडल के मुख्य अथवा आधारभूत 4 राज्य ही होते हैं: बीजुगिसु राज्य, अरि राज्य, मध्यम राज्य और उदासीन राज्य। इन्हीं के आधार पर कौटिल्य ने पूरे राज्य मंडल को 4 उपमंडलों के संयोग से निर्मित माना है। जैसे बीजुगिसु राज्य मंडल, इसमें बीजुगिसु और उसके मित्र; अरि राज्य मंडल, इसमें अरि और उसके मित्र; मध्यम राज्य मंडल, इसमें मध्यम राज्य, बीजुगिसु राज्य आदि होते हैं; उदासीन राज्य मंडल, इसमें उदासीन, मध्यम, बीजुगिसु आदि आते हैं। कौटिल्य ने प्रत्येक राज्य में 6 प्रकृतियां मानी हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दंड। और राज्य मंडल में 12 राजा होते हैं, इसलिए एक राज्य मंडल में कुल 12 × 6 72 प्रकृतियां होती हैं। कौटिल्य ने राजा को मुख्य प्रकृति तथा अन्य 5 प्रकृतियों को दिव्य प्रकृति माना है।
राज्यमंडल की विशेषताएं भूगोल एवं राजनीति की आपसी घनिष्ठता होती है। दूसरा, कौटिल्य ने 12 राज्यों की कल्पना की है जिनकी क्रिया प्रतिक्रिया से परराष्ट्र संबंधों का संचालन होता है। तीसरा, राज्यमंडल सिद्धांत परराष्ट्र संबंधों में शक्ति के यथार्थवादी तत्व पर आधारित है। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की 6 प्रकृतियों के आधार पर राज्य की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। अब है साढ़े गुण यंत्र या साढ़े गुण नीति। ये दूसरा राजमंडल जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका दूसरा भाग है। साढ़े गुण नीति, नीति की 6 प्रकार की नीतियां इसमें बताई। संधि, कौटिल्य ने 2 राजाओं के बीच शर्तों के साथ होने वाले समझौते को संधि कहा है। संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य राज्यों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना है, किंतु इसका अंतिम उद्देश्य अन्य राज्यों की तुलना में अपनी शक्ति को बढ़ाना होता है। दूसरा है विग्रह। विग्रह का अर्थ है युद्ध। इस नीति का अनुगमन राजा को तभी करना चाहिए जब राजा शत्रु को निर्बल देखे। इसके लिए उसे अपने मित्रों से परामर्श कर लेना चाहिए। तीसरा है यान। यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण अथवा सेना का गमन। यान विग्रह के आगे की नीति है अथवा विग्रह का अंत यान में होता है। विग्रह द्वारा शत्रु को कमजोर किया जाता है और तब यान के द्वारा उसकी शक्ति का पूर्ण पतन किया जाता है और उस पर विजय प्राप्त की जाती है। संक्षेप में यान की नीति प्रबल राजा द्वारा निर्बल राज्य के विरुद्ध ही अपनाई जानी चाहिए। चौथा है आसन। कौटिल्य ने आसन के लिए उपेक्षा शब्द का भी प्रयोग किया है। जब राजा इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह शत्रु का नाश कर सके और शत्रु की इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह उसका नाश कर सके, तो प्रतिउपेक्षा नीति अपनाते हुए चुपचाप बैठ जाना चाहिए। अगला है संश्रय। संश्रय का अर्थ है निर्बल राजा द्वारा अपनी रक्षा के लिए किसी शक्तिशाली राजा की शरण लेना। जब राजा शत्रु को हानि पहुंचाने में समर्थ नहीं हो और अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो तो निर्बल राजा को ऐसे शक्तिशाली राजा की शरण लेनी चाहिए जो शत्रु राजा से अधिक शक्तिशाली हो। अगला है द्वेदी भाव। इसका तात्पर्य है दुरंगी नीति को अपनाना। कौटिल्य ने द्वेदी भाव के अंतर्गत संधि एवं विग्रह की नीति को अपनाए जाने के लिए कहा है। इस प्रकार यह साढ़े गुण नीति अर्थात 6 साढ़े गुण नीति में 6 नीतियों का पालन करना के लिए कौटिल्य ने बताया। और अगला है नीति के 4 उपाय। नीति के 4 उपायों के अंतर्गत कौटिल्य ने साम दाम दंड भेद का उल्लेख किया है। साम नीति का अर्थ है अपने सदैव शिष्ट व्यवहार द्वारा अन्यों को संतुष्ट करना और उन्हें अपने अनुकूल बनाना। शत्रु राजा से भयभीत उसके अमात्यों को इस नीति द्वारा वश में किया जा सकता है। दूसरा है दाम नीति। कौटिल्य के अनुसार धन देना अथवा ऋण एवं कर के भार से मुक्त कर देना दान की नीति कहलाती है। शत्रु राजा के विरोधी अमात्यों को इस नीति द्वारा आसानी से वश में किया जा सकता है। भेद नीति। भेद का अर्थ है फूट डालना। शत्रु एवं उसके सहायकों में परस्पर मतभेद, अविश्वास एवं भय उत्पन्न कर देना भेद नीति का ही अंग है। जो राजा साम व दाम के उपायों द्वारा बस में नहीं आते हैं उन्हें भेद उपायों द्वारा बस में किया जा सकता है। और अगली नीति है दंड नीति। दंड का अर्थ है शत्रु के प्रति ऐसी दमनकारी नीति अपनाना जो उसे हानि पहुंचाती हो। कौटिल्य के अनुसार शत्रु की हत्या करना, उसको पीड़ा देना अथवा उसके धन का हरण करना दंड कहलाता है। इस प्रकार ये परराष्ट्र संबंधों का सैद्धांतिक पक्ष हुआ। और परराष्ट्र संबंधों का संस्थागत एवं व्यवहारिक पक्ष यह है कि सबसे पहला दूत व्यवस्था। दूत राजाओं के बीच वैचारिक संपर्क स्थापित करता है, अतः
कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख कहा है। दूत में विशिष्ट गुणों के साथ ही राजाओं के आपसी संदेहों को सत्य रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूत बताए हैं। निसृष्टार्थ। निसृष्टार्थ ऐसा दूत है जो अमात्य की स्थिति रखता है और जिसे राजा की तरफ से संधि आदि करने का भी अधिकार होता है। दूसरा, परिमितार्थ। ऐसा दूत जिसे किसी ऐसे निश्चित मामले पर समझौता कर सकने का अधिकार प्राप्त होता है जिसके लिए उसे आदेश दिया गया हो। तीसरा, शासनहर। इसे किसी भी प्रकार से संधि या समझौता करने का अधिकार नहीं होता। परराष्ट्र संबंधों की दृष्टि से कौटिल्य ने दूत का आधारभूत कार्य बताया है शत्रु राज्य में रहते हुए ऐसे सभी संभव प्रयत्न करना जो अपने राज्य के हितों में वृद्धि करते हों और उनकी रक्षा करते हों। साथ ही कौटिल्य ने दूत को अबध्य माना है, अर्थात दूत का वध नहीं किया जाए। दूसरा है गुप्तचर व्यवस्था। विदेश नीति के निर्धारण एवं कुशल संचालन के लिए शत्रु पक्ष की गुप्त योजना एवं तैयारियों की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है और इस कार्य को गुप्तचर की मदद से किया जा सकता है। बीजू राजा के गुप्तचर शत्रु राज्य में अनेक ऐसी गुप्त कार्रवाइयों को भी करते हैं जो उसकी शक्ति को कमजोर करती हों, जैसे शत्रु एवं उसके मित्र राजाओं में मतभेद पैदा करना, शत्रु राजा के अमात्यों को अपने पक्ष में फोड़ना, शत्रु राजा की प्रजा में असंतोष व द्रोह भड़काना आदि। कौटिल्य ने गुप्तचरों को राजा के नेत्र कहा है। कौटिल्य ने आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन की दृष्टि से गुप्तचरों के 2 प्रमुख कार्य वर्ग बताए हैं। पहला है संस्था, अर्थात ऐसे गुप्तचर एक स्थान पर स्थित हों, और संचार गुप्तचर, दूसरे प्रकार के संचार जो भ्रमणशील गुप्तचर हैं। संस्था गुप्तचरों में काप्टिक जो विद्यार्थी वेशधारी, उदास्थित जो सन्यासी वेशधारी, गृहपटिक जो किसान वेशधारी। इस प्रकार संस्था गुप्तचरों में काप्टिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहिक, गरीब व्यापारी वेशधारी और तापस तपस्वी वेशधारी। भ्रमणशील गुप्तचरों में सत्री, तीक्ष्ण, रसद, परिव्राजिका, मुंडा तथा वृषली गुप्तचरों को स्थान दिया है। राजा को गुप्तचरों से प्राप्त सूचना में सत्यता का अंश जानकर ही निर्णय लेना चाहिए। कौटिल्य ने तीसरा बताया है कि युद्ध में पराजित राजा के प्रति किस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाते हुए कहा है कि उसका मत है कि युद्ध नीति अपनाने से पहले राजा को कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। उसके राज्य की सभी प्रकृतियां, अंग, जिन्हें बोला जा सकता है स्वस्थ, व्यसन रहित होनी चाहिए। उसे शत्रु की तुलना में उत्साह, बल, प्रभाव, शक्ति तथा मंत्र शक्ति, कूटनीतिक बल में श्रेष्ठ होना चाहिए और अपने मित्र राजाओं का पूर्ण सहयोग मिलने की आशा होनी चाहिए। कौटिल्य ने कहा है कि यदि युद्ध कम अवधि तक चलने की संभावना हो तो इसे ज्येष्ठ मास में किया जाना चाहिए, और यदि युद्ध मध्य अवधि तक चलने की उम्मीद हो तो इसे चैत्र मास में किया जाना चाहिए, किंतु जब युद्ध लंबी अवधि तक चलने की आशा हो तो इसे अग्रहण अर्थात अगहन व पोष के मध्य किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने युद्ध के प्रकारों के बारे में भी चर्चा की है, जिनमें प्रकाश युद्ध, जिसका तात्पर्य है कि देश एवं काल की पूर्व घोषणा करके जो युद्ध किया जाता है उसे प्रकाश युद्ध किया कहते हैं। दूसरा कूट युद्ध अर्थात कपट युद्ध, ऐसा
ऐसे समय व स्थान पर आक्रमण करना जिसके लिए शत्रु तैयार ना हो उसे कपट युद्ध बोला जाता है। तीसरा, तूषणी युद्ध। इस युद्ध में गुप्तचरों की मदद से शत्रु को विष, औषध आदि देकर वध करना। कौटिल्य के अनुसार जब बीजगुषु राजा की शक्ति शत्रु से बहुत अधिक हो तब प्रकाश युद्ध किया जाना चाहिए, अथवा अन्यथा कूट युद्ध ही श्रेयकर होते हैं। साथ ही पराजित राजा के साथ व्यवहार के बारे में कौटिल्य कहते हैं कि बीजगुषु राजा को पराजित राजा की भूमि, कोष, स्त्री, पुत्र पर अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरा, विजेता राजा को पराजित राजा की प्रजा को स्वधर्म के पालन की सुविधा देनी चाहिए। तीसरा, विजेता राजा को शत्रु पक्ष के अन्य पुरुषों को पूर्व प्रतिकार धनराशि से संतुष्ट करना चाहिए जिन्होंने विजय प्राप्त करने में उसकी मदद की हो। इस प्रकार ये कौटिल्य के परास्त संबंध थे जिनका अध्ययन करने को उपरांत हमें विदित होता है कि कौटिल्य ने परास्त संबंधों की राजनीति पर आदर्शवादी ढंग से विचार नहीं किया है और न ही यथार्थवादी ढंग से विचार किया, अपितु उसने कटु यथार्थवाद एवं व्यवहारिक आदर्शवाद के बीच एक प्रकार का तालमेल व सामंजस्य स्थापित किया है। ये कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी व्यवहार विचार थे जिनका अध्ययन हमने इस अंक में किया। धन्यवाद।